नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रोजेक्ट दीपक के मुख्य अभियंता पीके बरुआ ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से की भेंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और इससे बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों की ऑनलाइन की समीक्षा। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा, बर्फबारी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों को यातायात के लिए बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। बर्फबारी और बारिश के कारण हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में यातायात व्यवस्था पटरी से उतरी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रवासी भारतीय हिमाचलियों से राज्य में निवेश करके राज्य के विकास में भागीदारी बनने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपने मेहनत और लगन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना एक खास स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक छोटा राज्य होते हुए भी कई बड़े राज्यों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रास्ता दिखाया है। हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीयों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के बीच सांस्कृतिक प्रसार के लिए सांस्कृतिक बंधन और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक लंबा सफर तय करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीयों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले हिमाचलियों की सराहना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय समुदाय को समर्पित दिन है। उन्होंने प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में निवेश करके प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद आयोजित 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग में सफल रही है और जो इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचली प्रवासी और विभिन्न प्रवासी संघों ने दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में हिमाचली संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन के अध्यक्ष कनाडा में रहने वाले भाग्यचंद्र ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिमाचलियों के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव RN बट्टा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कनाडा में रहने वाले अरुण चौहान, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डॉक्टर विशाल शर्मा, संयुक्त अरब अमीरात में मुनीश गुप्ता, ओमान में संजीव शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में उमेश सिंह ठाकुर, न्यूजीलैंड में पूनम गुलेरिया, सनी कौशल, इंग्लैंड में ममता डाहरू, जर्मनी में विशाल ठाकुर, बहरीन में गोल्डी शर्मा ने इन देशों में पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए आने वाले हिमाचलियों की मदद के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के संबंध में जानकारी दी। हिमाचल के लोग पूरे देश भर में हैं, तो इसलिए हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन जो एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने इस प्रकार से बना करके आज के इस कार्यक्रम के आयोजन और उसके साथ साथ में आपस में मिल करके हम कैसे रह सकते हैं, जुड़ करके कैसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। पूरे देश भर में हम हिमाचल के हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपने जो हिमाचल के उस एक रिश्ते के नाते से आपस में कनेक्टेड रहें। ये बहुत ही एक बेहतरीन आप लोगों ने प्रयास किया, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हिमाचल में
जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं विशेष तौर से अगर मैं पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से अगर मैं कहूँ, बहुत बड़ा जो स्कोप है वो भी आज देश दुनिया के अंदर बहुत सारे जगह जो है एक अलग पहचान के साथ जाना जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी अपनी जहां जहां आप रह रहे हैं, बहुत छोटी सी इस इंटरेक्शन में बहुत सारी चीजों की जानकारी भी मिली। तो अलग अलग परिस्थितियों में होने के बावजूद भी नहीं हमको मिलना है, मिलकर के आज इंटरेक्ट करना है, हमको आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। तो ये एक बहुत बेहतरीन, ये वही कर सकता है कि जिसमें एक बहुत मजबूत जो है वो एक भाव है भारत के साथ जुड़े रहने का, और भारत के साथ साथ में हिमाचल के साथ जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा एक वो भाव दिखता है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मैं देख रहा था कि सभी जिन जिन लोगों से हमारा वो परिचय हो रहा था, बैकग्राउंड में हम देख रहे थे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारी फील्ड में जो काम करते हुए कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई टीचिंग की लाइन पे है, कोई अलग दूसरे टेक्नोलॉजी के इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना काम कर रहा है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश ने एक सही मायने में मैं कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर अपना जो टैलेंट जो है उस टैलेंट को किसी न किसी तरह से जो पहुंचाने में जो आप सबका जिस पर योगदान रहा है, उसमें एक हिमाचल की एक अलग सी पहचान भी बनी है। ये भी सचमुच में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और मैं खुद इस बात को लेकर के मेरा पृष्ठभूमि बिल्कुल गांव का है, और दुनिया के बारे में हम थोड़ा बहुत जितना पढ़ करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो जानते हैं दूसरे देशों के बारे में। लेकिन जहां तक अपने देश में है, हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 वर्षों में भारत का नाम पूरी दुनिया में एक अलग नजरिए से सुना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। और इसमें दो राय नहीं है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किसानों, बागवानों सहित आम लोगों ने राहत की सांस ली है। किसान बागवान 1 महीने से बारिश व हिमपात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान मौसम शुष्क बना रहा और दिसंबर सूखा ही निकल गया। बहरहाल जनवरी की शुरुआत में हो रही बारिश और बर्फबारी को सेब के साथ अन्य फसलों के लिए भी संजीवनी माना जा रहा है। बारिश व हिमपात सेब के अलावा अन्य फसलों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताज़ा बर्फबारी जहां किसानों, बागवानों और होटल कारोबारियों के लिए सौगात लेकर आई है, वहीं इस बर्फबारी से प्रदेश के जनजातीय भागों में दुश्वारियां अभी भी कम नहीं हुई है। जनजातीय क्षेत्र पांगी और किन्नौर बर्फबारी के कारण देश दुनिया से कट गया है। राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद दोपहर से ओल्ड बस स्टैंड से छोटा शिमला तक वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन सड़कों पर फिसलन से लंबा जाम लगा रहा। वहीं लक्कड़ बाजार से संजौली सड़क मार्ग अभी भी बंद है। यहां लोग सड़कों से अपनी गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिसलन होने से गाड़ियों को धक्का लगाते हुए लोग नजर आए। वहीं बसों की बात करें तो बसों की आवाजाही न होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचे। खासकर आईजीएमसी अस्पताल जाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा कि शहर में बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हैं और काफी कम गाड़ियां चल रही हैं, जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टैक्सी चालक भी चेन लगाकर गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किराया ज्यादा वसूला जा रहा है। नहीं स्टार्ट हो रही, ठंड बहुत हो गई है ना, क्योंकि जम गए हैं इसके साथ, तब करके इसमें गर्म पानी डाल कर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल ही बंद है, सवारियाँ है ही नहीं आजकल, क्योंकि रोड सारे बंद है, कोई खुले नहीं अभी। तब करके अब जाएंगे तो वाया पौंटा जाएंगे हम रोड, तब करके मैडम ये पड़ जाता है हमारे 300-350 किलोमीटर एक्स्ट्रा। कल ही मिलेगी, आज तो कोई भी नहीं, क्योंकि सवारियाँ की तो सवेरे ही आती है, क्योंकि बाद में लेट पहुँच के भी लोगों ने क्या करना है, क्योंकि रास्ते में भी 6-7 घंटे तो लगेंगे जाने को। यहाँ पे क्या नाम, हम ओल्ड बस स्टैंड से आए, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और हमारे को प्रॉब्लम बहुत सारी है, सवारियों को भी हो रही है, हमारे को भी हो रही है। तो अब हम तो सोचते हैं कि चलो सवारियाँ कम बनती है, अब ज़्यादा तो नहीं बनेगी ना, बर्फ़ पे चलते हो लोग,
वैसे तो लोगों को अभी के लिए आना चाहिए था, लोग आ नहीं रहे, कम आ रहे हैं, तो तेल भी ज़्यादा लगेगा और चैनें लगानी पड़ती है, हमारे को पूरी तैयारी करके चलना पड़ता है अपनी ना। तो लोग उतना पैसा नहीं दे सकते, हर आदमी पैसे वाला तो नहीं होता, उतना बजट भी नहीं होता। तो हमारे को देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और तैयारियाँ भी करनी पड़ेगी, रोड जाना है, लोगों ने फंसे हुए लोग हैं, उन्होंने भी जाना होता है बेचारों ने। तो और इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई है, लोग बहुत दूर दूर से पैदल आ रहे हैं। हम जैसे होल्ड बस स्टैंड से आए हैं, हमारी गाड़ी यहाँ फंसी है, कुछ बाहर के लोग आए, टूरिस्ट लोग आए बेचारे, वो भी फंसे हुए, जाम लगा हुआ है रोड में। अभी काम तो चला हुआ पर टाइम लगना है। बस सवारी वैसे तो अभी 600 रुपये किराया है, पर हमारी उतनी ऐसे तो 300 रुपये किराया है। हमारे को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तेल भी ज़्यादा लगता है, चैने चूने लगानी पड़ती है, पूरी तैयारी करके निकलना पड़ेगा। पर आज मानो कि 7-8 सवारियाँ मिलेगी बड़ी मुश्किल से। सोनी जाना है हमें, 2 घंटे हो गए हैं, 2-2.5 घंटे। अब वो देखते हैं बस वगैरह जो अगर चलती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, टैक्सी वगैरह कुछ नहीं, इतना पैसा नहीं है। आज खुल भी सकता है क्योंकि मौसम ठीक है ना, इस वजह से लगे हुए रोड पे। मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज एनाडोल की स्टूडेंट हूँ और हम एनाडोल से आ रहे हैं। नर्सिंग का पेपर है हमारा फाइनल, हमारा RKMD में पेपर। हम बहुत ज़्यादा चल के, हम मतलब एक्चुअली चढ़ाई चढ़ के आए, बेसिकली बहुत ज़्यादा है, बता भी नहीं सकते कितना चढ़ के आ गया। करना तो चाहिए था पर पेपर इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर देने तो पड़ेंगे। नीचे चढ़ना बर्फबारी तो चाहिए पर अब क्या रही है, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना पेपर देने के लिए। ऑफलाइन आ जाते ही एक्सटेंड कर देते हैं एग्जाम, ऑनलाइन कर लेते हैं। वहीं जहां ये बर्फबारी लोगों के लिए परेशानियां लेकर आई है, वहीं बागवानी के लिए ये संजीवनी है। बर्फबारी से बागवान खुश नजर आ रहे हैं। बागवानों का कहना है कि सेब के लिए बर्फबारी काफी फायदेमंद मानी जाती है और पेड़ों के लिए भी नमी जरूरी है। बागवानों के लिए बहुत फायदेमंद की बर्फ आई है और इस टाइम की बर्फ जो है बहुत ही लाभदायक है। ये बर्फ हमारे को बहुत ही सूटेबल है, जो इससे सिंचाई वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे मर जाएंगे और मिट्टी के नीचे जो भी होगा, जिस प्रकार का जंतु होगा, जैसे हमारे जड़ें खाते हैं पौधे और चीज करते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है जो ये बर्फ पड़ी है। पॉल्यूशन का ज्यादा है, पेड़ का काटना भी है। जहाँ पेड़ नहीं होंगे दरअसल वहाँ कहाँ बारिश भी नहीं होगी, बर्फ भी नहीं पड़ेगी। बर्फबारी सर जो बर्फबारी पड़ी है ये जो है बहुत लाभदायक है हम लोगों के लिए, हम किसान लोग भी हैं, तो जो बागवानी के क्षेत्र के लिए जो है ये बिल्कुल लाभप्रद है। अभी लोगों ने जो है नई प्लांटेशन करनी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मतलब खाद का काम करती है। देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब मौसम अब देखो अचानक देखो अभी आप 2-3 दिन से मौसम खराब था और अचानक इतनी बर्फ पड़ी, काफ़ी समय के बाद जो शिमला में इतनी बर्फ पड़ी है और कितने लोग जो है इस बर्फ का आनंद लेने के लिए यहाँ शिमला पहुँचे हैं। तो इससे जो है एक तो पर्यटन जो टूरिज्म सेक्टर है हमारा, इसको भी लाभ होगा और साथ में जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं और खेतीबाड़ी है, उसके लिए भी ये चीज़ जो है लाभप्रद है। ये बर्फबारी तो बागवानों के लिए तो बहुत अच्छी फायदेमंद है। ये तो गोबर का जैसे खाद यूज करते, खाद से ज़्यादा बेहतर है। इस बारी ना कीड़े लगेंगे फसलों में, सेब में भी बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे डोडरेक्वार में तो बहुत कम से कम 4 फुट की गई। मैं वहाँ हूँ डोडरेक्वार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, तो बहुत बढ़िया है हमारे बागवानों के लिए ना। जितनी ज़्यादा बर्फ होती है उतनी फायदेमंद है सर। पेड़ काटते तो नहीं है, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा वो प्रोनिंग करते हैं उसके सेब की, नहीं जो एप्पल होता है, एप्पल का वो आजकल सीजन है। जैसे ही बर्फबारी से वो कीटनाशक वगैरह जो खत्म हो जाते हैं सर्दियों में, तो हमारी आजकल कटिंग होती है सर। तो अब काफ़ी है, 2 दिन के बाद जब ठीक हो जाएगा ना तब शुरू कर देंगे और फिर 3-4 महीने के बाद, अब 3 महीने के लिए बंद हो गया अपने डोडरेक्वार। बहुत फायदेमंद है, खाद का काम करेगी। इस पर यही है जलवायु पर, वातावरण पर असर पड़ता है और उसका सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। उस पर भी है नमी बनी रहेगी और इससे में वो जो है वो किलिंग आवर्स तो मिलेंगे ही, साथ साथ नमी रहेगी और पेड़ फूल जो नए लगेंगे वो उठ जाएंगे। इसके अलावा जाखू में जगह जगह तारों पर पेड़ गिरे हैं, जिससे सुबह से ही बिजली गुल हो गई है। बिजली विभाग के कर्मी काम पर जुटे हैं और शाम तक बिजली आपूर्ति सुचारू करने की बात कही जा रही है। वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि बर्फबारी के दौरान
निगम के कर्मचारी बर्फ को हटाने के लिए कार्यरत रहे और अभी भी बर्फ को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निगम के अंतर्गत आने वाले मार्गों की स्थिति की भी जानकारी दी। नगर निगम सदैव प्रयासरत है लोगों को सुविधाएं देने के लिए, और इसी की कंटिन्यूटी में ये जो स्नोफॉल कंटिन्यूसली 2 दिन हुआ, उसके लिए हमारा स्टाफ आपने देखा होगा, और उन्होंने ये जो रोड्स हैं यहाँ पे स्नो को हटाने के लिए कल सुबह 5 बजे लग गया था हमारा स्टाफ, जेईज अपनी मशीनरी के साथ, लेबर के साथ, और आज सुबह भी जिनको हम रेगुलरली मॉनिटर भी करते रहें, और जो इंटरनल रोड्स एमसी के पास हैं शहर की, उनमें हमने काफ़ी जगह, मैक्सिमम जगह जो बर्फ़ है वो हटा दी है। आज सुबह से ही हमने कार्य स्टार्ट कर दिया था, और हमारा जो विशेष ध्यान था वो पहले हॉस्पिटल्स की रोड की तरफ था, जिसमें कि आईजीएमसी संजौली रोड और KNH वाला रोड, और इस बार हमने कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ किया, सॉल्ट भी यूज़ किया, और हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हमने कर दी हैं। इसके लिए हमने काफ़ी जगह जो सैंड था वो भी स्टैक करके रखा था, जो उपयोग किया गया है, और जहाँ बर्फ़ जमी हो वहाँ पे उसको भी बिछाया गया है ताकि लोग फिसलें ना। और हमने एक्स्ट्रा मशीनरी भी हायर की इसके लिए, जैसे 2 रोबोट्स और 1 JCB तो हमारी अपनी थी, लेकिन हमने अलग से 4 JCBs और भी हायर की हैं जो कि इस बर्फ़बारी को हटा रही हैं। स्टाफ जैसे कि है 100 के आसपास हमारा अपना स्टाफ था, वो हमने डिप्लॉय किया हुआ है, और खान लेबर जो है उसको भी हमने एक्स्ट्रा जो है वो डिप्लॉय किया है। बिल्कुल, हमने जो मेन रोड्स हैं वो क्लियर कर चुके हैं, और कंटिन्यूसली अभी भी मेरी फील्ड में बात हो रही है। ये अभी भी प्रयासरत है, हमारी फील्ड पूरी टीम में ही है। जेईज कल घर भी नहीं गए, और उनका रहने का भी प्रबंध हमने यही किया था, आज सुबह से लग गए थे, और वो इस कार्य को कंटिन्यूसली करते रहेंगे। बिजली पानी का जैसे आपको पता है वो डिफरेंट एजेंसीज़ करती हैं, बिजली का HPSCB और पानी का SJPNL करते हैं। तो बाय एंड लार्ज तो ऐसी कोई शिकायत शहर से आई नहीं, और बाय एंड लार्ज उनका कार्य भी ठीक ही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधीश आदित्य नेगी ने बर्फबारी के दौरान बाधित और खोले गए मार्गों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के फंसने की सूचना बीते दिन विभाग को मिली थी कि बालूगंज में कुछ पर्यटक बर्फ में फंस गए हैं, जिन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इसके अलावा पर्यटकों के फंसने की कोई सूचना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। वैसे तो कल पूरे दिन रुक रुक के बर्फ़बारी होती रही, तो शिमला में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में बर्फ़बारी हुई। कई एरियाज़ में 2.5 फुट भी बर्फ़ गिरी है। तो अभी की जो सिचुएशन है, अभी लगभग 200 के आसपास सड़कें बंद है। लेटेस्ट ये है कि शिमला अर्बन में जितनी जो सड़कें थी वो सारी खोल दी गई हैं। हमारा जो नेशनल हाईवे जो मंडी बिलासपुर से कनेक्ट करता है वो पूरी तरह थ्रू है, जो सोलन से कनेक्ट करता है वो पूरी तरह थ्रू है। नारकंडा वो खोल दिया गया है। हमारा जो कुफरी फागू वाला जो सड़क है उसको खोला हुआ है, पर वो थोड़ी स्लिपरी है, तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो उस पर अलाउ की हुई है। खड़ा पत्थर में अभी खड़ा पत्थर तक, जुब्बल से खड़ा पत्थर तक क्लियर कर दिया है। खड़ा पत्थर से नीचे आपका कोटखाई वाली साइड उस पर काम अभी चल रहा है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर खड़ा पत्थर वाली सड़क पूरी तरह से थ्रू हो जाएगी। जहाँ तक बात है हमारी चौपाल की, तो चौपाल खिड़की वाली जो सड़क है वो अभी बाधित है, क्योंकि वहाँ पे करीब 2.5 फुट के आसपास बर्फ़ गिरी है, और उसको सुबह से ही रिस्टोर करने का प्रयास जारी है। और जो अभी लेटेस्ट सूचना मैंने प्राप्त की है, तो उसमें मुझे ये पता चला है कि अगले 2-2.5 घंटे में चौपाल खिड़की वाली जो सड़क है वो भी थ्रू हो जाएगी। तो ब्रॉडली शिमला अर्बन की सारी सड़कें खुल गई हैं, और अदर रोड्स का डिटेल मैंने अभी आपको बता दिया है। देखिए, सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी तो जो अभी रिपोर्ट इन्होंने मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है, उन्होंने तो एक जगह बताया जहाँ पे 30 सेंटीमीटर के आसपास 30 से ज़्यादा सेंटीमीटर के आसपास बर्फ़ पड़ी है। बट अगर रोड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो मेजर रोड पे जिसमें बर्फ़ पड़ी है वो चौपाल खिड़की वाली रोड है। और टूरिस्ट की कहीं पे भी ऐसे फंसने की या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। कल रात को डेफिनेटली एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोग बालूगंज के पास रुक फंस गए थे, तो उनको उसी टाइम वहाँ पे
पहुंचा दिया था उनके गंतव्य तक। तो इसके अतिरिक्त जो है ऐसी कोई जो है हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई कि कोई टूरिस्ट कहीं फंस गया है। बिजली पानी की ये सिचुएशन है कि रफली जो है करीब 800 से 900 के जो आसपास जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अफेक्टेड हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो है वो हमारे चौपाल एरिया के लिए अफेक्टेड है, बिकॉज क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और वहाँ की जो लाइन थी, जो हुगली वाली लाइन थी, वो उसमें ब्रेकडाउन हो गया था, तो उसको रिस्टोर करने का प्रयास जारी है। बाकी पूरे ज़िले में जो है सब जगह थोड़े थोड़े ट्रांसफार्मर्स अफेक्टेड हैं, पर सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चौपाल एरिया में अफेक्टेड है। हाँ, पानी की जो योजना है तो उसमें जल शक्ति विभाग ने अभी तक तो हमें यही सूचना दी है कि उनके जो सप्लाई स्कीम्स है उसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं है कहीं पे भी। शिमला जल प्रबंधन निगम ने जो है आज 37.2 MLD पानी जो है शहर को सप्लाई किया है। तो शहर में पानी की आपूर्ति जो है नॉर्मल से थोड़ा कम है, बट आपूर्ति सामान्य है। और इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ में जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। हिमाचल में सोमवार से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और ऐसे लोगों जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, चाहे वो किसी भी आयु के हो, उन्हें बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए संक्रमण से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। राजधानी शिमला में भी वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई गई। सोमवार को शिमला में भारी बर्फबारी के बाद भी बूस्टर का अभियान शुरू हुआ। बूस्टर डोज लगाने काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। जिला अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में 22 वरिष्ठ नागरिकों ने बूस्टर डोज लगवाई। वहीं अन्य स्थानों पर भी वरिष्ठ नागरिकों ने बूस्टर डोज लगवाई। गौरतलब है कि जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न सेंटर बनाए गए हैं और उन सभी केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस विषय पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में वेरीफायर सरिता ने बताया कि सोमवार से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि रिपन अस्पताल में सोमवार को 22 वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगाई गई। आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन रहेगी हमारे पास यहाँ पे बूस्टर डोज के बाद, और 39 वीक्स कंप्लीट होने के बाद बूस्टर डोज हमारे पास जो है यहाँ पे दी जा रही है। सेकेंड डोज के 39 वीक्स के बाद यहाँ पे बूस्टर डोज दी जा रही है। आज से स्टार्ट हो चुकी है रिपन में। अभी तक 22 हमारे पास बूस्टर डोज लगा के जा चुके हैं, जिसमें हमारे अपने स्टाफ के, रिपन स्टाफ के 20 जो है स्टाफ मेंबर्स जो लगा के जा चुके हैं। और हमारे पास सीनियर सिटीजन अभी तक 60+ जो कैटेगरी के वो भी लगा के जा चुके हैं। अभी तक 5 सीनियर सिटीजन लगा के फ्री हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास काफी रश है यहाँ पे जो कि बूस्टर डोज के लिए आ रहे हैं। वो डायरेक्ट हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर आ सकते हैं और यहाँ पे बूस्टर डोज आज से स्टार्ट हो चुकी है। वहीं जिलाधीश आदित्य नेगी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में बंदिशें बढ़ाने के विषय पर कहा कि पर्यटकों की आमद और कोरोना के मामलों को देखते हुए इस पर गहन विचार कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, अभी एक्चुअली ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो भी लगानी है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। उसको जो है अभी शाम तक हम लोग फाइनलाइज करेंगे। उसमें जो है जैसा कि आपको मालूम है पॉजिटिविटी रेट और टूरिस्टों की आमद और बाकी सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको जो है शाम तक फाइनल किया जाएगा। जी, तो गाइडलाइंस जो है वो सेम ही हैं कि जो भी कोई अगर बाहर निकला है घर से या होटल से तो उसे मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो यही नियम है बेसिकली। और जो लोग इन नियमों को नहीं मानते तो उनके विरुद्ध फिर हम नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं। अगर कोई लोग जो है जब ऐसे राजकीय कार्य में कोई बाधा पहुंचाता है तो उनके विरुद्ध जो है आईपीसी की सेक्शन 188 के अंदर जो है कार्रवाई की जाती है। तो वो भी कार्रवाई जो है उनके ऐसे लोगों के विरुद्ध की जा सकती है जो कि जो है पुलिस के साथ उलझते हैं और पुलिस के साथ जो है राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। देखिए, आज जो है प्रिकॉशनरी डोज भी लगनी थी, बच्चों का भी लगना था, पर आपको जैसा कि मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है तो ये हुआ है, लेकिन बहुत कम संख्या में हुई है क्योंकि आपको पता है कि सुबह जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी और उस वजह से मूवमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड रही है।
बर्फबारी और बारिश के कारण हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई है। बर्फ के कारण अधिकतर ग्रामीण संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि बर्फबारी के बाद सड़क को यातायात के लिए बहाल करने की कवायद भी तेज हो गई है। सड़क से बर्फ हटाकर बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी गई है। नेशनल हाईवे नंबर 5 को किंगल से पोवारी तक बहाल कर दिया गया है, जबकि पोवारी से रिकांगपिओ और कल्पा मार्ग बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नेशनल हाईवे नंबर 305 सैंज से आनी तक सभी वाहनों के लिए और आनी से खनाग तक छोटे वाहनों के लिए रोड खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि खनाग से आगे बर्फ अधिक होने के कारण मार्ग खोलने में समय लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि लोहड़ी जोत में 5 फीट से अधिक बर्फ गिरी है, जिस कारण नेशनल हाईवे 305 को खोलने में समय लगेगा। उन्होंने बताया कि जलोड़ी दर्रे के आसपास 5 फीट से अधिक बर्फ गिरी है। वहीं ग्रामीण यातायात व्यवस्था बहाल करना हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए मुश्किल हो गया है। परिवहन निगम रामपुर डिपो की करीब 45 बसें विभिन्न संपर्क मार्गों पर बर्फ में फंसी हैं। यहाँ रामपुर शिमला चंडीगढ़ के लिए वाया वैकल्पिक मार्ग से बसों को भेजा जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमचंद कश्यप ने बताया कि रामपुर डिपो की करीब 30 से 35 बसें रामपुर क्षेत्र में और 15 बेस आनी क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण रूटों पर बर्फ में फंसी हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जब तक वाहनों की आवाजाही के लायक मार्ग न हो तब तक बसों को न चलाएं। के अंदर लगभग कोई 30 बसें विभिन्न स्थानों में फंसी हुई है, जिन्हें निर्देश दिए गए कि वो तब तक गाड़ी ना निकाले, कोई रिस्क ना ले जब तक रोड क्लियरेंस का पता ना चल सके। इसके अलावा 11-12 बसें हमारी जो है आनी सेगमेंट में भी खड़ी है, उन्हें भी निर्देश दिए गए कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन रोड क्लियरेंस की ना मिले तब तक कोई रिस्क ना ले। वहीं नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता एल सुमन ने बताया कि नेशनल हाईवे 5 किंगल से किन्नौर के पोवारी तक वाहनों की आवाजाही के लिए रोड को बहाल कर दिया गया है, जबकि पोवारी से पीओ और पीओ से कल्पा बर्फ हटाने में मशीनरी लगी है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 305 को सभी वाहनों के लिए सैंज से आनी तक बहाल कर दिया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 5 किंगल से लेकर पोवारी तक ट्रैफिक के लिए थ्रू कर दिए गए। नेशनल हाईवे 505 पोवारी से लेकर रिकांगपिओ तक आधे घंटे में थ्रू हो जाएगा। मशीनरी वहाँ डिप्लॉयड है। पीओ से लेकर कल्पा तक देर शाम तक खोलने का हमारा प्लान है। जहाँ तक बात करें NH 305 की, तो सैंज से लेकर आनी तक थ्रू है। आनी से खनाग तक छोटी गाड़ियों के लिए थ्रू कर दिया है और खनाग से जलोड़ी जोत तक थोड़ा सा समय लगेगा। मशीनरी और मैन पावर डिप्लॉयड है। जलोड़ी जोत में 5 फुट से ज़्यादा बर्फ है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। लोहड़ी पर्व को लेकर शिमला के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोगों ने लोहड़ी पर्व के लिए रेवड़ी और गच्चे की खरीदारी भी शुरू कर दी है। विकासनगर स्थित हरिहर मंदिर के पुजारी पंडित वीरभद्र सिंह ने लोहड़ी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। दरअसल आधुनिक युग में इंटरनेट संस्कृति पर्वों पर भारी पड़ती जा रही है। लोहड़ी पर्व पर जहां सुंदर मुंदरी जैसे गीतों का पहले प्रचलन होता था और लोहड़ी पर्व से हफ्ते पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, आज के आधुनिक दौर में यह सब एक सपना बनकर रह गई है। अब ना तो कोई गीत सुनाते नजर आते हैं और ना ही इसको लेकर इतना उत्साह दिखाई देता है। वर्तमान में केवल सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई संदेश दिए जाते हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में लोग अपनी पुरानी संस्कृति, प्राचीन परंपराओं व तीज त्योहारों को भूलते नजर आ रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि यह लोहड़ी पर्व सबके लिए शुभदायक रहे, आयु यश बल पुष्टि की वृद्धि सभी के साथ होती रहे। इसलिए इस लोहड़ी पर्व को हमारे हिंदू धर्म में विशेष रूप से सभी को सामूहिक लेकर के इस पर्व को मनाया जाता है। हम सभी एकत्रित होकर के आयु यश बल पुष्टि कामना करते हुए इस पर्व को मनाए। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में पर्व होते हैं, सामूहिक रूप से इसको मनाने से जो है हमारा भाईचारा बड़ा अच्छा संगठित होता रहता है और नारायण धर्म की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म सुरक्षित रहता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्य दुख भागवेत। इस जनवरी के बीच में भी 100 वर्ष की कामना के साथ ही इस पर्व को जो है विशेष रूप से मनाते हैं। हमारे सायंकालीन जो इसको प्रज्वलित किया जाता है वह 7:15 बजे विशेष रूप से इसको प्रज्वलित किया जाता है, जो इसका विशेष है। वैसे 6:10 पर जो है यह मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और 7:15 तक रहेगा प्रभु। इसमें सभी आयुष बल की पुष्टि प्राप्ति करने के लिए सामूहिक होकर के जितना इसको मनाया जाए, जितने भी हमारे हिंदू पर्व है नारायण सामूहिक रूप से मनाने से जो है सबकी नारायण शुभ कामना इसमें सम्मिलित हो जाती है और आयु यश बल पुष्टि की वृद्धि होती है। ये जितने भी हमारे पर्व होते हैं नारायण सामूहिक पर्व इन्हें कहलाते हैं, जिसमें हमारा नारायण सारा सबके निमित्त जो है नारायण ये हमारी शुभ कामनाएं होती है। और हमारा नूतन वर्ष भी इसी के बीच में जो है बलकारी हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब एकत्रित होकर के जो जब हम ये शुभ कामना करते हैं तो नारायण हमारे पर्व में 4 चांद लग जाते हैं। दूसरे दिन मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य नारायण जी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और नारायण इस नव वर्ष में जो है मकर संक्रांति के दिन जो है नारायण हमारा दिन जो है बढ़ने लग जाता है और प्रभु सबको नारायण आयु यश बल पुष्टि की कामना को हमारा पुष्टि वर्धित करवाते हैं। मेरा सभी से ये सानुरोध है, निवेदन है कि सब एकत्रित होकर के लोहड़ी पर्व को मनाएं नारायण। हिमाचल खबरनामा के संग मित्र रहीं। नमस्कार।